हेलो। चलो ये प्रॉब्लम देखते हैं रे ऑप्टिक्स का 9.5 एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स 9.5 एक्सरसाइज क्या है। देखो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है और बल्ब को हमें एक पॉइंट सोर्स मानना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दो। चलो लेट अस कम ऑन। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक टैंक दिया हुआ है। इस टैंक में एक बल्ब दिया हुआ है बॉटम में, और इस बल्ब की वजह से क्या होगा, रेज ऑफ लाइट बाहर आएंगे। और हमें पता है कि वाटर सरफेस पे हमें एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे दिखाई देगी। ये कंसेप्ट आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो समझ लीजिए कि एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स है। अगर वो बॉटम ऑफ द टैंक में रखा है, पानी भरा हुआ है, जो भी लिक्विड है वो, तो उस पर क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग प्रिपेयर होगी लाइट की इस तरह से। और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस हम r मान लेते हैं और h यानी हाइट यानी डेप्थ ऑफ द टैंक। तो अगर ऐसा है और इस टैंक में जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या है कंसेप्ट, एक बॉटम दिया हुआ है टैंक का जिस पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। उस पॉइंट सोर्स की वजह से क्या होगा, रे ऑफ लाइट इमर्ज होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग होगा। उस सर्कुलर रिंग की रेडियस r और हाइट कितनी रहेगी, h। तो रिलेशन बिटवीन r h एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड r इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे। h कितना है, 80 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू बी 80 सेंटीमीटर। सो 80 अपॉन अंडर रूट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो 1.33 होता है, आप इसको 1.33 के बजाय हमेशा 4/3 लेना। 4/3 लेने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कैलकुलेशन तो हमें बेसिक्स आने चाहिए। 7/9 दैट इज 80 अंडर रूट 9/7। अब आपको समझना चाहिए कि 9 का स्क्वायर रूट 3 है और ये रूट 7 हो गया। कैलकुलेशन कभी भी आसान करने का कोशिश कीजिए। ये हो गया 240 और मल्टीप्लाई बाय रूट 7 कर लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। 240 इंटू रूट 7 की वैल्यू कितनी है, देखो रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, बराबर है। तो और रूट 4 कितना होता है, 2। तो ये लगभग 2.7 या 2.8 ले लीजिए। 2.8 अपॉन 7 तो 240 इंटू 0.4 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको, बराबर है। सो 24 इंटू 4 दैट इज 96 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.96 मीटर लगभग इस तरह से ये रेडियस की वैल्यू आई, बराबर है। अब अगर ये रेडियस है तो हमें रेडियस नहीं पूछा है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई यानी क्या, 3.14 और r की वैल्यू कितनी है, 0.96 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 3.14 या फिर इसको आप 96 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में करना है तो
3.14 इंटू, अभी 0.96 की जगह मैं 0.9 भी लूँ, 95 भी लूँ तो भी चलेगा। इसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। देखो कैलकुलेशन समझ में आया। आप वहाँ पे अगर 2.6 लेंगे तो थोड़ा बहुत आंसर में फ्लक्चुएशन होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई तकलीफ नहीं? चलो ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। चलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 9.6 ऑफ द रे ऑप्टिक्स। अब ये प्रॉब्लम प्रिज्म से रिलेटेड है। देखो क्या है, ये प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे दिया है तुम्हें 40 डिग्री। ये पहला पार्ट। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछा है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, हम जनरली इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री। मैं एक फिगर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म है, ये एंगल है यानी इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है और वो इमर्ज होगा, बराबर है। यहाँ पे ये नॉर्मल निकालेंगे, आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता है, एंगल आई, एंगल आर वगैरह वगैरह, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पैरेलल बीम। ठीक है। शुरुआत में पहले क्या है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्रिज्म फॉर्मूला याद कीजिए। प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू 60, डेल्टा एम 40। ए की वैल्यू कितनी है? 60। सो दिस इज साइन ऑफ, देखो ये 60 प्लस 40, 100, 100 अपॉन 2 50, ये हो गया 30। हमें साइन 50 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 0.766, और ये हो गई तुम्हारी 1/2 साइन 30। सो 0.766 इंटू 2 हो जाएगा ये 1.532। ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान लेंगे। अब क्या कहा है? फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हमने लिक्विड बदल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल ली, तो फार्मूला फिर से वही रहेगा, डेल्टा एम डैश अपॉन 2, क्योंकि प्रिज्म जब तक नहीं बदलेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो वही रहेगा। कितना है एंगल ऑफ प्रिज्म? 60 डिग्री। अब म्यू डैश हमें कितना दिया है? 1.33। मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि 1.33 की जगह क्या लेना है? 4/3 साइन ऑफ 60 प्लस, हमें न्यू एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, क्योंकि लिक्विड बदल दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बदल जाएगा। देखो ध्यान दो, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, नया कुछ भी नहीं है। 4/3 साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन 30, तो क्या हो जाएगा ये? साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/3 इंटू साइन 30। सो साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा ये साइन 30। दैट इज, देखो इतना क्लियर करो, क्या प्रॉब्लम है चेक करो। क्या आपको कोई परेशानी इसमें? नहीं, परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं। तो मैं ये फिगर रफ कर देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन अगले बनाते हैं। अगले कैलकुलेशन, अगला कैलकुलेशन क्या है? देखो साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या है? वो
2 2 जार 4, 2/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 0.66 हो जाएगा ये 0.66। यहाँ पे ऑलमोस्ट वही है, देखो 0.66। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यही ले लेंगे, 0.579 यानी 0.6 है वो, साइन इनवर्स ऑफ 0.6 कंसिडर कर लो। 35 डिग्री ले लेता हूँ मैं, राउंड फिगर। ये कब लिखेंगे हम, 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6 जब करेंगे तो नियर अबाउट 35 डिग्री एंगल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू 2, ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो 60 प्लस डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तुम्हारा आया 70 माइनस 60, 10 डिग्री। ये इसका आंसर है। देखो चेक करो, अच्छी तरह से समझना है, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे तो होगा। अब देखो एक्सरसाइज 9.7 का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंसेस टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। क्या दिया है देखो, व्हाट इज गिवन, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज गिवन टू बी 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस। डबल कॉन्वेक्स लेंस दोनों के रेडियस सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मान लेंगे। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है और फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ गिवन। देखो अच्छी तरह से प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम में कोई परेशानी है क्या, कोई भी परेशानी है तो बोलो। क्या है प्रॉब्लम, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला है क्या, म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसको हम बोलते हैं ना डबल कॉन्वेक्स लेंस का लेंस फॉर्मूला। सो 1 अपॉन फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। एक सरफेस की रेडियस अगर प्लस ले ली तो दूसरे सरफेस की रेडियस हम कैसा लेते हैं, माइनस में लेते हैं। सो 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.55 इंटू 2 अपॉन R, और देयरफॉर फाइनल कैलकुलेशन में क्या आएगा, 0.55 इंटू 2 दैट इज 1.10 इंटू 20 हो जाएगा ये, दैट इज 11 इंटू 2 हो जाएगा। सो 22 सेंटीमीटर ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो प्रॉब्लम में क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। डबल कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि रेडियस सेम है, रेडियस सेम होने की वजह से आप स्टैंडर्ड फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखवा के देता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरह से। एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 अपॉन आर, इस तरह से आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसके लिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से लिखिए। चलो इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9.8 NCERT, ए बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्जेस एट ए पॉइंट। एक बीम ऑफ लाइट है जो एक पॉइंट पे P पे कॉन्वर्ज हो रहा है। अब ये जो बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हो रहा था अपने आप, इसके बीच में हमने एक लेंस रख दी। ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। इस पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर पे
हमने क्या रखा, लेंस रख दिया। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कॉन्वर्जेस इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स, या तो लेंस क्या होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। सेकंड केस में लेंस क्या है, कॉनकेव है। देखो इस तरह से, पहले केस में और दूसरे दोनों केस में बिना लेंस के रे कॉन्वर्ज हो रहे थे पॉइंट पी पर। अब कॉन्वेक्स लेंस डालने के बाद क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस इन रेज को और ज़्यादा कॉन्वर्जन बना देगी, तो ये रे इस तरह से पास में आ जाएंगे, तो इमेज यहाँ पे बनेगी। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, 12 सेंटीमीटर पे है, ये इमेज डिस्टेंस निकालना है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कितना है, 12 सेंटीमीटर, वही है फिर से, पर ये जो कॉनकेव लेंस है ये इन रेज को डाइवर्ज करेगा तो इमेज आगे बनेगी, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। देखो प्रॉब्लम समझा क्या, प्रॉब्लम फिर से समझाता हूँ। दो रेज है जो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, इनके रास्ते में हमने कॉन्वेक्स लेंस डाल दी और हमें पूछा है कि अभी कॉन्वर्जेंस कहाँ पे होगा, तो करीब आ जाएगी इमेज, तो ये निकालना है। अगर यही हमने कॉनकेव लेंस डाली होती तो ये डाइवर्ज हो जाता और इमेज आगे बनती, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। देखो पहले मैंने यहाँ पे फिगर बी पहले कंसिडर कर लिया है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दिया है कितना, 16। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, ध्यान में रखना है। सो लेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला ध्यान दो अच्छी तरह से। सो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/16, ये माइनस 1/12 उधर आके प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई, 48 हो जाएगा ये, और देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस 48 सेंटीमीटर, दैट इज ये 12 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनेगी 48 सेंटीमीटर पर। सो हमारा क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कॉन्वर्जेस इफ लेंस इज कॉनकेव, बीम विल कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर हो गया, चलो लिख लो। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। इन सेकंड पार्ट दे हैव गिवन, एक्चुअली ये पार्ट ए है पर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से उतना ही है 12 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे 1/f। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस निकालना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 12, सो 1/v इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/20, दैट इज 60 विल बी द LCM, so this is 8/60, so v equals to 60/8, 7.5 सेंटीमीटर। सो देखो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेंट लेंस है, पहले रेज ऐसे थे, लेंस डालने के बाद रेज कॉन्वर्ज हुए और जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर की जगह कहाँ पे आ गई, लेंस से 7.5 सेंटीमीटर पर। देखो प्रॉब्लम को समझो अच्छी तरह से, रीड इट केयरफुली, सॉल्व भी करो। चलो फिर से, स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अभी हमारे पास कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, हमारे पास कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, और क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट। अब 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट यानी यू की वैल्यू माइनस हो गई, बराबर है। कॉनकेव लेंथ, फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है इसलिए निगेटिव डिस्टेंस लिया, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हमें इमेज के बारे में पूछा है। व्हाट हैपन्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे, अगर ऑब्जेक्ट को दूर लेके गए तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो अब देखो यहाँ पे u दिया है, vf दिया है, हम इमेज निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इमेज डिस्टेंस के लिए, बराबर है 1/-21, 1/v -14। सो 1/v इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर जाने के बाद ये फिर से माइनस हो जाएगा, -21 -1/14। सो इनका एलसीएम 42 है, 2 3 42, दैट इज -5/42। सो v इज इक्वल टू -42/5, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर पे, देखो फोकल लेंथ कितनी है 21, यानी फोकल्स यहाँ पे कहीं तो भी, फोकस और पोल के बीच में इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ पर है, इमेज उसकी है -8.4 पे, यहाँ पे इमेज आ रही है। देखो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो, इमेज -8.4 पे आ रही है, बात समझ में आई क्या? इमेज -8.4 पे आ रही है, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे गिरी। अब मैग्निफिकेशन निकाल दें, -v/u, तो माइनस कितना है ये -8.4 और u कितना है -14। सो 8.4/14, दैट इज -0.6। इसका मतलब देखो मैग्निफिकेशन निगेटिव है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या? मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब इमेज वर्चुअल रहेगी, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड रहेगी। एज एम इज निगेटिव, इमेज इज वर्चुअल, एंड एज इट इज लेस देन 1 इट इज डिमिनिश्ड, यानी छोटी रहेगी। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। अब आगे, अब मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, तो इमेज जो है वो क्या होगी, फोकस की तरफ बढ़ेगी। इमेज फोकस की तरफ बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे आके रुक जाएगी, उसके बाद इमेज फोकस के आगे नहीं जा सकती, ध्यान रखना है। When object is moved away from the lens, image is also moving away from the lens, but not beyond focus, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो इमेज फोकस पे आ जाएगी, उसके बाद इमेज आगे नहीं जा सकती। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।